Okay, so now we are going to start our next topic, that is cytoplasmic organelles. Previous classes में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स को हम यूज करते सेल्स को, उसके ऑर्गेनेलीज को, डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए। अब उसके बाद हमने सेल वॉल का पढ़ लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ लिया था, साइटोप्लाज्म का पढ़ लिया था। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती है, यानी ऐसी ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो वन बाय वन हम एक एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। ये आप लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वहां पे ब्रीफली था, और अभी आप जरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसा आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? ये आपके पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। जब आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हो, हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है, तो आप सिर्फ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही ऑर्गेनेलीज को देख सकते हो। तो जब आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हो तो आपको एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स नजर आता है, जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है यूक्रियोटिक सेल्स के। इसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, ये जितने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये भी एक मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल चैनल्स की तरह, नेटवर्क्स की तरह फैला हुआ नजर आएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होगा। ठीक है, ये चैनल्स जो होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एंड से इनका एक साइड जो होता है ना वो कनेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये वाला जो साइड इनका होता है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। और जो दूसरा इनका एंड होता है ना वो कनेक्ट हुआ होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो इसका एक एंड कनेक्ट होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका दूसरा एंड कनेक्ट होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो चैनल्स का है इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, जिस तरह आप लोग देख भी सकते हो। और इसके अंदर जो स्पेस है उसे हम सिस्टर्ना स्पेस कहते हैं, इसकी फोल्डिंग्स को हम सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ भी लेते हैं कि बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो इनफोल्डिंग्स है या स्पेसेस है उसको हम क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नल स्पेसेस है, और इसकी ये जो फोल्डिंग्स है जो एक दूसरे के ऊपर हुई होती है ना, इसको हम सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये इनकी अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है फ्रॉम सेल टू सेल। यानी ब्रेन के सेल में इसकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी, तो मसल के सेल में इसकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी, कार्डिक सेल में इसकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसकी अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल में। ठीक है, अब ये जो चैनल्स हैं इनको सेपरेट किया गया है सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से बाय स्फेरिकल ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन। अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकती, जो इसके अंदर है वो बाहर नहीं जा सकती अनटिल एंड अनलेस उसकी जरूरत ना हो ट्रांसपोर्ट की। तो इनकी सेपरेशन के लिए क्या है, इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। कि जितनी ऑर्गेनेलीज है जिनको मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हुआ है, इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। तो वो मेम्ब्रेन जो कि स्फेरिकल है, ट्यूब्यूलर है, जिसने इसके वो बाउंडिंग की हुई है, इसको अलग किए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से, उसे हम सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो ही फॉर्म में होता है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखा है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम क्यों रफ कहते हैं? क्योंकि वो देखने में रफ है, उसके ऊपर राइबोसोम्स छोटे छोटे से ऑर्गेनेलीज है वो अटैच्ड होते हैं, उसकी वजह से वो रफ होता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो वो स्मूथ होता है। जिसे हम कहते हैं, कोई लड़की है उसके फेस पे बड़े दाने निकले हुए तो हम कहते हैं इसकी स्किन बड़ी रफ है। किसी की स्किन है जिसके ऊपर कोई सिंगल पिंपल बम्प कोई दाना कुछ भी नहीं है तो हम कहते हैं इसकी स्किन बड़ी स्मूथ है। तो जिस पे राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जिस पे नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्यों मौजूद है ये आप देख लें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जितने भी आपके पास ये मौजूद है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या है?
ये इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है। अब ये वैसे नहीं है मौजूद, इस वजह से मौजूद है क्योंकि राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी चीजें जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन और आरएनएस बन के आ रहे होते हैं, तो वो आते हैं और इधर फिर यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बन जाते हैं, फिर बर्ड ऑफ होके निकल जाते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपसे अक्सर पूछ भी लेते हैं ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। उसके ऊपर राइबोसोम है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, नहीं भी याद, तो सिंपल बात है, अगर राइबोसोम मौजूद है तो उसने प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करना है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके पास है रफ वाला, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। या तो फिर वो प्रोटीन जिसकी सिंथेसिस हो गई है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर फॉर्म में पड़े रहेंगे, उसको स्टोर करके रख देगा, या उसको फिर इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स के जरिए से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगर उन प्रोटीन्स की जरूरत होगी तो वो ट्रांसपोर्ट होके चले जाएंगे, और अगर जरूरत नहीं होगी तो स्टोर्ड फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर पड़े रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें भूख लगी होती है तो हम खाना खा लेते हैं, उठा लेते हैं, कोई भी चीज फ्रिज में पड़ी, और अगर नहीं हमें जरूरत उसकी, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जिन प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो यूज हो जाते हैं, जाते हैं थ्रू चैनल, और जरूरत नहीं होती तो बने हुए तो स्टोर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। लेकिन उनकी सिंथेसिस कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है इसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर रफ के ये काम है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी तो कुछ काम होंगे ना। एक बार पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी गया था कि राइट द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता होना चाहिए रफ का तो बस एक ही फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, बाकी जितने भी फंक्शंस है वो सारे किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो हमारे पास ये वाला है स्मूथ वाला जिसपे कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका ये है कि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी में मौजूद है और वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं ना, तो उसमें रोल कौन प्ले करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। स्पेशली जब लिपिड की सिंथेसिस होती है, जब आपके पास लिपिड्स बनते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स होते हैं जो कि फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से मिलके बने हैं, जिससे आगे जाके फैट्स वगैरह भी बनते हैं, और कुछ आपके पास बेनिफिशियल लिपिड्स भी होते हैं। और लिपिड को आपने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उससे बना है, बाकी जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं उन सब का स्ट्रक्चर इससे बना है। तो लिपिड की सिंथेसिस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा आप जब भी कोई दवाई वगैरह ले लेते हो तो उसमें जितने हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, अब आपने पैनाडोल ले ली तो ठीक है, पैनाडोल एक एनाल्जेसिक है, आपका पेन तो वो खत्म कर देगी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी केमिकल्स हैं जो मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं। तो उनको रिमूव करना किसका काम हो गया, ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, यानी आपकी बॉडी में जितने भी हार्मफुल ड्रग्स हैं जो नुकसान देंगे उन सब की रिमूवल कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो इसका मतलब कि जो आपका लिवर है ना, लिवर भी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, तो वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा अमाउंट में होंगे, ज्यादा नंबर में होंगे। वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व है डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में, तो वहां पे आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होगा। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करेगा। इम्पल्सिस क्या है, जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, और आपको पता है कि इम्पल्सिस किधर ट्रांसफर हो रहे, थ्रू आयंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमारी बॉडी में किधर हो रही है, एक आपके ब्रेन के नर्व सेल्स में हो रही है और दूसरी आपकी बॉडी के मसल सेल्स में हो रही है, वहां पे आयोनिक चेंजेस होती हैं। ठीक है, आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पल्सिस की मूवमेंट। तो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के सेल्स में भी काफी ज्यादा होंगे, नर्व सेल्स में भी काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इम्पल्सिस को भी ट्रांसफर करने में इनका रोल होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में दो ही जगह पे हो रही होती है, ब्रेन्स में भी हो रही होती है ये कंडक्शंस, और मसल्स में भी हो रही होती है, चाहे वो कार्डिक मसल्स है चाहे वो आपके स्केलेटल मसल्स हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये बहुत सी चीजों के ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करता है। एक जगह से चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो सेल के अंदर उसमें भी ये रोल प्ले करता है। इट लाइक चैनल्स है, जैसे आपने कहीं जाना होता है तो अक्सर टनल्स में से गुजर के आपकी गाड़ी जाती है ना, तो इस तरह से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं और सेल का शेप भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, तो सपोर्ट भी देंगे, अंदर उसकी कोई स्ट्रक्चर है ना प्रोटेक्टिव, और साथ ही साथ उसका शेप भी वैसा बनेगा जिस टाइप का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये 1 2 3 4 5 5 फंक्शंस आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पढ़े। अच्छा, और फंक्शंस भी हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपके पास लिपिड्स को बनाता है। ये हमने, अगर आपको याद हो तो, इस फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था कि बहुत सी चीजों के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, जैसे स्पेशली लिपिड सिंथेसिस में। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको लेके जाता है टुवर्ड गोल्जी बॉडीज। जब उसकी सिंथेसिस वगैरह हो जाती है तो फिर ये लेके जाता है किसके पास, गोल्जी बॉडीज के पास। की गोल्जी बॉडीज को कहते हैं कि इसको पैक करके एक्सपोर्ट कर दो, पहुंचा दो जिधर इसने जाना है। ठीक है। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है आपकी बॉडी में जो बनते हैं, केमिकल मैसेंजर्स है जिनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हार्मोन्स तो इतने इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो कहते हैं कि आपको ये मसला इसलिए हो रहा है, आपके फेशियल हेयर आ गए हैं, आपको बाल्ड पैचेस हो रहे हैं, वॉइस आपकी मेल्स की तरह हो गई है, मेल्स की फीमेल की तरह, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो हार्मोन का बैलेंस, चाहे इंसान है, जानवर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में काफी जरूरी है। ठीक है। तो हार्मोन जैसे आपके पास कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड है ना किडनी के ऊपर, वो जो हार्मोन बनाता है। ठीक है। वो, इसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन्स है। कौन कौन से सेक्स हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, वो दोनों जो है ना उसकी प्रोडक्शन भी, क्योंकि वो आपके पास बेसिकली नेचर में क्या है, वो आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन इन नेचर है। तो उनकी सिंथेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम एक और ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, राइबोसोम। इससे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर मेम्ब्रेन था, लेकिन ये जो राइबोसोम है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए आपको ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखने में मिलता है। आपको पता है ना, प्रोकैरियोट जो बैक्टीरियाज वगैरह है उनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और उनमें राइबोसोम भी मौजूद है। तो वो क्यों उनमें मौजूद है? क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। ठीक है। ये आपके पास छोटी छोटी सी ऑर्गेनेली है, टाइनी ऑर्गेनेली है, 20 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टडी किया था पेलाडे ने, साइंटिस्ट था। ठीक है। जो यूक्रियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, हाँ, लेकिन जो राइबोसोम्स है यूक्रियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, इसकी साइज में जरा डिफरेंस होता है। जो यूक्रियोटिक राइबोसोम्स है ये आपके पास, इनमें इक्वल अमाउंट का आरएनए होता है। आरएनए का क्या मतलब? राइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते हैं, और प्रोटीन। अगर आप यूक्रियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, और दोनों का बिल्कुल इक्वल अमाउंट होता है, इसलिए हम उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। तो यूक्रियोटिक राइबोसोम को और क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। राइबो क्यों कहते हैं? क्योंकि आरएनए है राइबोन्यूक्लियो, और साथ में प्रोटीन भी है, इसलिए इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। अच्छा, ये जो आरएनए है ना, प्रेजेंट जो होता है राइबोसोम में, इस राइबोसोमल आरएनए, जब भी आपके पास वो वाला आरएनए जो राइबोसोम के साथ मौजूद होगा, टच होगा, हमें पता है ना कि आरएनए की 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो वो वाला आरएनए जो राइबोसोम के साथ अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे? राइबोसोमल आरएनए कहेंगे। अब हमारे पास ये जो राइबोसोम्स होते हैं दो ही फॉर्म्स में होते हैं, हमें पता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोसोल में, यानी जो आपके पास साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन इसमें फ्रीली पड़े हुए होंगे, या फिर ये कहाँ होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये अटैच होंगे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। और चाहे वो फ्रीली डिस्पर्स्ड है या वो अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया है।
अब ये जो राइबोसोम्स है ये बनते किधर हैं, कौन सी लोकेशन है, किधर इनकी सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स जो है आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डार्कर रीजन होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, वहां पे सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स की। ठीक है, अब राइबोसोम्स आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते, तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में भी आपके पास राइबोसोम्स रोल प्ले करते हैं। अब हर एक राइबोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक इसका लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लार्जर सब यूनिट ऊपर वाला और नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट। अब जिन लोगों को मेरी तरह बर्गर पसंद है, उनको तो ये सब यूनिट्स बिल्कुल बर्गर की तरह ही नजर आ रहे होंगे। तो एक लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। अब आप देख सकते हो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70s होता है। मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम कितना है, 70s, और जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम होता है वो 80s होता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 50s है, और जो लार्जर सब यूनिट है वो 30s है, और यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s है, और स्मॉलर सब यूनिट 40s है। ठीक है, अब इस एस का क्या मतलब, जैसे हम कहते हैं ना कि वेट का जो यूनिट है दैट इज केजी, किलोग्राम, के, या हम के लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ 1000, या हम कहते हैं कि छोटी चीज का जो यूनिट है बहुत छोटा, फिजिक्स में आपने मल्टीपल यूनिट्स पढ़े हैं तो माइक्रोग्राम माइक्रो यूनिट है उसका। इसी तरह जो जो हमने सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन का ना, तो सेंट्रीफ्यूज का यूनिट है स्वेजबर्ग। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है। तो स्वेजबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने ये वाला यूनिट बनाया है राइबोसोम्स के लिए। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट होता है, इसीलिए इसके साथ 70s और उसके साथ 80s लगता है। ठीक हो गया, प्रोकैरियोट्स का 70s, यूकैरियोट्स का 80s। आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास, आपको पता होगा कि जो दो राइबोसोमल सब यूनिट है लार्जर और स्मॉलर, इसने एक दूसरे के साथ अटैच भी होना है। तो ये अटैच किस चीज के साथ होते हैं, मैग्नीशियम के आयंस के साथ। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि बताएं कि जो राइबोसोम का लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है उनको आपस में कौन से आयन ने कनेक्ट करके रखा है, कौन सा आयन उनके बीच में मौजूद है, तो मैग्नीशियम आयन है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स है ये अटैच होते हैं टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। जो आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है ना, हम यहाँ सारी बात कर रहे हैं कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में तीन आपके पास आरएनए इन्वॉल्व है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगा ना यूनिट, वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होगा। अब आपके पास जो बहुत से राइबोसोमल सब यूनिट है और वो एक साथ अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी, सोम मीन बॉडी। अब ये एक पॉलीसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, सबसे जो आखिरी ऑर्गेनेली है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाते हैं, तो सबसे आखिरी जो आपके पास ऑर्गेनेली अलग होती है, क्योंकि ये सबसे छोटी है ना, तो वो राइबोसोम होता है। ठीक है, और इसको कितना हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देना होता है, 1,50,000 टाइम, और 3 घंटे तक सेंट्रीफ्यूज चलता है मुसलसल, उसके बाद राइबोसोम हमारे पास अलग होता है। ठीक है, हमारे पास दो ऑर्गेनेलीज हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। उन दोनों के राइबोसोम 70s है। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों क्या है, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना, तो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, वो प्रोकैरियोट्स थे। उससे फिर एवॉल्व होके आगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये किस्सा खत्म हो गया अबाउट राइबोसोम्स। अब हम आगे पढ़ते हैं गोल्जी अपरेटस, जिसे डेक्टिसोम भी कहते हैं। हम इसको ज्यादा ऑर्गेनेलिस को आज इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, इजी भी है काफी ज्यादा। अच्छा, गोल्जी अपरेटस या डेक्टिसोम। गोल्जी अपरेटस को हम क्यों गोल्जी अपरेटस कहते हैं, इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कैमेलियो गोल्जी ने, और उसने स्टेनिंग टेक्निक को यूज किया था। स्टेनिंग कौन सी टेक्निक है, जब हम कलर लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट चीजों पर, फिर हमें वो माइक्रोस्कोप में नजर आती है। ठीक है, This apparatus was found virtually in all eukaryotes. ठीक है, consist of stacks of flattened membrane bounded sacs called cisterna. अब यहाँ भी cisterna है,
और हमारे पास वहां भी सिस्टर्ना था। तो अगर आपसे पूछे कि गोल्जी मेम्ब्रेन के जो फोल्डेड स्टैक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले को क्या कहते हैं, तो दोनों को सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, जितने भी यूक्रियोट्स होते हैं, अब ये भी यूक्रियोट्स में मौजूद है क्योंकि इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। अगर मेम्ब्रेन ना होता फिर प्रोक्रियोट्स में होता, लेकिन गोल्जी बॉडी भी आपके पास यूक्रियोट्स में ही होगा। यूक्रियोट्स कौन से वाले, जिनमें वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेलीज है। अच्छा, सिस्टर्ना जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते वेजिकल्स के फॉर्म में, और तब हम उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब बहुत से सिस्टर्ना आपस में मिल जाते हैं ना, तो उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें भी आपके पास इंटरकनेक्टेड टिब्यूल्स हैं, बीच में एक स्टार्क होता है, उसके अराउंड आपके पास इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसमें छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, और उन यूनिट को हम क्या कहते हैं, डेक्टीसोम्स कहते हैं। ठीक है, हर एक डेक्टीसोम जो है वो आपके पास बना हुआ होता है कर्ड फ्लैटेंड सिस्टर्ना से, और टिब्यूल्स के साथ आपके पास सिक्रीटरी वेजिकल्स भी होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ टिब्यूल्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ सिक्रीटरी वेजिकल्स भी। इससे पहले हमने पढ़ा ना कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, चीजें बनती है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके आता है। अब उसने चीजें बना ली, लेके किसके पास आएगा, गोल्जी अपरेटस के पास लेके आएगा, फिर गोल्जी अपरेटस उसे पैक कर देंगे और एक वेसिकल के फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, अच्छा, हर एक डेक्टिसोम में आपके पास कर्व फ्लैटेंड सिस्टर्ना होंगी, यानी जो फ्लैटेंड फोल्ड्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं ना, इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर्ना कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होंगे, टिब्यूल्स होंगे, और ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स, ये होंगे। अब ये जो डेक्टिसोम, इसके दो फेसेस होते हैं, एक इसका सिस फेस होता है, दूसरा इसका ट्रांस फेस होता है। ये वाला साइड आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सिस फेस, और ये जो दूसरा साइड है, इसको आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांस फेस। तो गोल्जी अपरेटस के दो साइड्स होते हैं, एक इसका सिस फेज होता है, दूसरा ट्रांस फेज होता है। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होता है, और जो दूसरा ट्रांस फेज है उसको हम ट्रांस फेज, डिस्टल फेज या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। वो किस साइड पे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड पे होता है। ठीक है, ये वाली जगह किधर अटैच्ड होगी, ये होगी टुवर्ड न्यूक्लियस। इसका जो सिस फेज होगा वो किस तरफ होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा, और ट्रांस फेज किधर होगा, ट्रांस फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ठीक है, अब वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स जो है वो निकल के आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फ्लो करते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं सिस फेस के साथ, और नया नया सिस्टर्ना बनता है। अब इस बात का क्या मतलब, कि आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो उसके ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स थे वो बन के आए, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है ट्रांसफर वेसिकल फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नए नए सिस्टर्ना किधर से बन रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसिकल्स बने ना, वेसिकल क्या है, बेसिकली उसके अंदर कोई प्रोटीन या कोई केमिकल होता है, बाहर उसका मेम्ब्रेन होता है बस। तो वो आता है, ये जो यहाँ पे बन गए आते हैं और यहाँ फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ फ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई स्लाइमी मॉन्स्टर है और इधर उधर उससे चीजें गिर रही हैं, या फिर वो रीजेनरेट हो जाता है, तो इस तरह से ये भी आते हैं, यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के साथ न्यू सिस्टर्न आपके पास बन जाता है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है गोल्जी अपरेटस के, ये ऑर्गेनेली क्यों मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। गोल्जी अपरेटस आपके पास हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में। जो भी चीजें सेंथिसाइज सेल ने कर लिए, अगर वो उस वक्त नहीं चाहिए और उसको स्टोर करके रखना है, तो वो स्टोरेज कौन करेगा, वो गोल्जी अपरेटस करेगा। और उसको आपने देखा ना, यहाँ यहाँ पे आपको सिक्रीटरी वेजिकल नजर आ रहे हैं, तो ये सिक्रीटरी वेजिकल में क्या होते हैं, स्टोर फॉर्म में वो चीजें जो बन गई और सेल को अभी नहीं चाहिए और बाद में वो इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा उन चीजों में अगर कोई चेंजेस करनी हो, उसकी पैकेजिंग करनी हो, तो उसमें मॉडिफिकेशन और उसकी पैकिंग भी यही गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक है, अब कुछ जो आपके पास पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी अपरेटस। शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे जो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं ना, वो भी आपके पास गोल्जी अपरेटस के अंदर ही बनते हैं। अब ये जो पॉलीसेक्राइड्स है ये अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ भी और लिपिड्स के साथ भी। जब प्रोटीन के साथ अटैच होंगी तब हम इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड के साथ अटैच होंगी तब हम इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक हो गया है। अब ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं जिसको गोल्जी अपरेटस बना देता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एडिशन ऑफ सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेक्रेटरी वेजिकल है, यहाँ पे हमारे पास बन गया है सेक्रेटरी वेजिकल, तो
जो चीज है वो तो सिक्रीट होके आगे चली जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका मेम्ब्रेन किधर जाएगा? वो मेम्ब्रेन आगे जाएगा, फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सरफेस एरिया भी ऐड करता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया गोल्जी अपरेटस को। अब हमारे पास एक खुदकुश ऑर्गेनेली है, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनेली जिसने ब्लास्ट हो जाना है, खुदकुशी करनी है, ठीक है। लाइसोसोम, ये छोटे छोटे से बॉम्ब है जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, लाइसोमीन, लाइस का वर्ड जिधर आ जाए बायोलॉजी में, इट मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। सोम मीन बॉडी, सोम का वर्ड जिधर आ जाए, सोम, सोमा इट मीन्स बॉडी, ठीक है। तो लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, बर्स्टिंग बॉडीज हैं। ये ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं जो ज्यादातर यूक्रियोट्स में मौजूद होते हैं, और ये बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज से मुख्तलिफ है अपनी मॉर्फोलॉजी की वजह से। अब मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर को, ठीक है। इनको सबसे पहले आइसोलेट किया था एज अ सेपरेट कंपोनेंट्स, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? डी ड्यूई ने इसको डिस्कवर किया था 1949 में। अब ये वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सैक के फॉर्म में, एक बैग के फॉर्म में होते हैं, और इसके अंदर मौजूद क्या होता है? बाहर तो सिंपल मेम्ब्रेन है, अंदर इसके क्या है? अंदर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इस एंजाइम का क्या नाम है? हाइड्रोलेसिस एंजाइम। तो क्या होता है लाइसोसोम में? बाहर बस एक मेम्ब्रेन है और अंदर उसके डाइजेस्टिव एंजाइम, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या नाम है? हाइड्रोलेसिस। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, पैथोजन है, एलर्जिन है, बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, तो ये जो है इमिडिएटली उसको खा जाएगा, और खाने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस, दूसरा हमने पढ़ा था पिनोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस के जरिए उसको इनगल्फ कर लेगा और कंप्लीटली उसको छोटे छोटे डाइजेस्टिव पीसेस में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जब ये ईटिंग करेगा इस तरह से लाइसोसोम, फेगोसाइटोसिस, तब वो वाले सेल जो कि सेल ईटिंग में बहुत रोल प्ले करते हैं, आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, वहां लाइसोसोम्स काफी ज्यादा होंगे। क्या? आपके इम्यून सेल्स, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वहां ये काफी ज्यादा होंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एबंडेंट होंगे उन सेल्स में जहां फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या है? आपके पास एक टाइप है व्हाइट ब्लड सेल की, आपके इम्यून सेल्स हैं जो कि कोई भी फॉरेन चीज आती है तो उसको खा जाते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब उनकी डेथ हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की, तो वहां पे पस बन जाता है, जैसे आपके फेस पे पिंपल बन जाता है, वो क्या होता है? डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। या जख्म के बाद जो आप टीथ देखते हो, तो उन सेल्स में जहां पर ज्यादा फेगोसाइटिक एक्टिविटी होगी वहां लाइसोसोम्स मौजूद होंगे। अच्छा, लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स के ऊपर एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होगा और इसमें बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, इसके अलावा इसमें एसिड फोस्फेटेजेस एंजाइम भी होंगे, ठीक है। एंजाइम्स, अब ये वाले एंजाइम्स किधर से आते हैं लाइसोसोम के पास? इनकी सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाती है, और उसकी फिर फर्दर प्रोसेसिंग गोल्जी अपरेटस में होती है। अब आप सोच रहे होगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सिर्फ प्रोटीन बनाता है, इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं? हमें पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो एंजाइम की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएगी, और फर्दर जो उसकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मैचुरेशन होगी वो गोल्जी अपरेटस कर लेगा, और उसके बाद उसको दे देगा लाइसोसोम को कि भाई ये लो अपने एंजाइम, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोसेस्ड एंजाइम जो कि गोल्जी अपरेटस से निकल आते हैं सिक्रीटरी वेसिकल के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब गोल्जी अपरेटस से जो आपके पास बर्ड के फॉर्म में निकल के सबसे पहला आ गया उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, ठीक है। अब उनके अंदर आपके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर लेते और फेगोसाइटोसिस कर लेते फूड पार्टिकल्स की। अच्छा, ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग का क्या मतलब है? कि जब आपकी बॉडी के कुछ सेल्स हैं उनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया, या वो डैमेज हो गए, वो डेड हो गए किसी भी वजह से, तो आपकी बॉडी के सेल्स को जब वो खाता है तो उसको ऑटोफेगी कहते हैं। अच्छा, और जब बेबी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है तो उसके हाथों पाँव की बीच में भी वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाते हैं, बेबी की बर्थ होती है, तो उसके हाथों पाँव के बीच में वो स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसकी बर्थ हो रही होती है इनसाइड द
मदर वॉर्म वो होता है, तो उस टाइम में लाइसोसोम्स उन एक्स्ट्रा सेल्स को खा लेते बिटवीन हिज फिंगर्स या हर फिंगर, ठीक है। तो उसके डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। इस तरह से मटेरियल जो सेल में होते हैं वो उनकी रिसाइकलिंग भी हो जाती है, क्योंकि ओल्ड चीजों को इसने खा लिया, वेस्ट रिमूव हो जाएगा, और जिन चीजों की जरूरत होगी वो दोबारा से सेल उसको रिसाइकल कर लेगा। तो सेल रिन्यूअल में और रिसाइकलिंग में भी ये रोल प्ले करता है। फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है, ऑटोफेगी में करता है। ऑटो मीन सेल्फ, फेगी मीन ईटिंग, फेगी का वर्ड जिधर आ जाए इसका मतलब ईटिंग, ऑटो मीन सेल्फ। तो जब बॉडी के ही अपने ही सेल्स को, अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को खाता है तो उसको ऑटोफैगी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, देयर एंजाइम कैन आल्सो रिजल्ट इन डीजेनरेशन ऑफ सेल एज में अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिजेनरेशन भी होती है सेल्स की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है इनसाइड द मदर वॉर्म, तो उस दौरान भी जो हाथ पांव की बीच में वो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी ईटिंग ये कर लेता है। अभी आपको सिंपल लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बाहर मेम्ब्रेन है, अंदर इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसके ऊपर मौजूद है। अब माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, इस पे कई बार नोट भी आ चुका है और इससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। कुछ आपके पास कंजेनिटल डिजीजेज हैं। कंजेनिटल डिजीजेज कौन सी डिजीजेज को कहते हैं? जो बाय बर्थ होती हैं, ठीक है। वो क्यों होती है? जब आपके पास ग्लाइकोजन या कुछ और लिपिड्स जो है वो सेल के अंदर जमा हो जाते हैं, और जब भी कोई चीज बॉडी के अंदर जमा हो जाए और निकले नहीं, एक्सक्रीशन ना हो या वो यूज ना हो, तो उसको हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभार आपको माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम की जगह कह देते हैं कि राइट अ नोट ऑन स्टोरेज डिजीज, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो स्टोरेज डिजीजेस यही है जो लाइसोसोम के माल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। तो दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। जब आपके पास म्यूटेशन हो जाती है, चेंजेस आ जाती है जीन्स में, स्ट्रक्चर्स में, डीएनएज वगैरह में, आरएनएज में, लाइसोसोमल एंजाइम की, तो उसकी वजह से आपके पास कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन नहीं होती सर्टेन सब्सटेंसेस की, तो आपके पास माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम हो जाता है। अब इसमें दो डिजीज दी गई है, एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, दूसरे है टेस्सेज डिजीज, और इन दोनों में से एमसीक्यूज भी आते हैं और इन पे नोट भी आता है। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में क्या होता है कि लिवर और मसल सेल्स जो है ना, उनमें नाम से ही जाहिर है ग्लाइकोजिनोसिस, तो ग्लाइकोजन जो है वो जमा होता रहता है उनके अंदर, उनके ऑर्गेनेलिस के अंदर। और ये आपके पास क्यों होता है? क्योंकि ऐसा एंजाइम जो कि कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होता है, और ये लाइसोसोम की माल फंक्शनिंग होती है, लाइसोसोम अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता। इसके बाद दूसरी है tay sachs डिजीज। अब tay sachs डिजीज में क्या होता है कि लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म यानी लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती, और जो लिपिड्स है वो ब्रेन सेल में जमा होते जाते और उसकी वजह से बंदा पागल हो जाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है, और साथ में उसकी इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है।